Bharti Verma, a notable Indian artist, masterfully weaves a captivating narrative bridging the realms of history and contemporary life through her evocative paintings. Within her canvases, she conjures a mesmerizing interplay, channeling her childhood memories into a hypnotic dialogue between objects and spaces. A profound and enigmatic dialogue emanates from her compositions, a dialogue that curiously unfolds sans the human form, leaving viewers enchanted by the unspoken conversations echoing through her works. हाय, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी अगर जर्नी मैं जहाँ से देखती हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हुई, तो आपको सुन के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि थर्ड स्टैंडर्ड से हुई। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ पर मैं एक्चुअली एक दिन डायनासोर बना कर लेकर गई थी। जो मेरी ड्राइंग की वो बुक थी, उसके अंदर मुझे स्टार, बिस्किट और एक चॉकलेट मिली। तो मैं घर जब वापस गई तो डैड और मॉम को जब मैंने ये दिखाया, तो मेरे डैड और मॉम के चेहरे पे जो हैप्पीनेस थी वो मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि येस, मुझे ड्राइंग, मतलब मुझे आर्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई आर्ट में नहीं था। सब लोग या तो लॉ सेक्टर में या फिर आईआईटी सेक्टर में या किसी और चीज़ों में। तो उस टाइम पीरियड में मेरे मामा जी की बेटी एनआईडी के लिए ट्राई कर रही थी, तो उनको सिर्फ एनआईडी के बारे में पता था। तो उन्होंने बस थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को ये बोला कि बेटा तू ड्राइंग कर, तुझे जो करना है तो वो कर। उन्होंने कभी भी मुझे रोका नहीं। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड जो मेरे डैड ने मुझे पुश किया, वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था। आर्ट फील्ड के बारे में कुछ ना पता होते हुए भी जब भी कोई भी फेस्टिवल आता, चाहे वैलेंटाइन डे हो, दिवाली हो या कुछ भी हो, तो मैं सबके लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना उस टाइम पीरियड में मुझे बहुत पसंद था। तो मैं कभी किसी के पिल्लों के नीचे रख देना या फिर डोर पे पेस्ट कर देना, बर्थडे पे बना के दे देना। तो उसी में मुझे खुद काफ़ी मोटिवेट किया गया। मैं 5th क्लास में थी। मेरी मॉम को एक्चुअली बैक का पेन का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो वो एक्चुअली 3 मंथ्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस टाइम पीरियड में मेरी मासी आई हुई थी और हम छोटे छोटे मेरे ब्रदर और एक सिस्टर है, तो हम तीनों बच्चे थे और डैड, तो वो हमें संभालने के लिए आई थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे काफ़ी बुरी तरह डांट दिया कि क्या ये पूरा दिन काले पीले कागज़ करती रहती हो, पढ़ती क्यों नहीं हो। तो मेरे डैड ने बोला कि जो भारती कर रही है उसे करने दो, आप उसे मत रोको। उसे पेंटिंग करना है, उसे कागज़ पीले कर रही है, नीले कर रही है, जो कर रही है उसे करने दो, उसे मत डांटना। तो वो जो वर्ड्स थे वो मेरे लिए इतने इम्पॉर्टेंट कर गए कि एक फादर इतना ज़्यादा किसी को सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ से मुझे आर्ट के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी, मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता था। एंड वहाँ से वो जो जर्नी स्टार्ट हुई, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती है। मैं बड़ी होती गई, बट आर्ट फील्ड में कोई टीचर नहीं मिला। जहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ कि 10th मैंने पास की थी और हम एक्चुअली उत्तम नगर शिफ्ट हुए थे। एंड हमारे पीछे की साइड में एक लड़की थी, वो भी 10th ही पास आउट थी, 10th के ही एग्ज़ाम दिए थे। तो उसी बातों बातों में उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी क्या करती है। तो मॉम ने बोला कि उसने अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं। देन उसके बाद बातों बातों में उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक आर्ट टीचर है, अश्विनी करके, उनका एक रंगशाला है, वहाँ पर अगर आप अपनी बेटी को एज ए आर्ट में आगे बढ़ाना चाहते हो तो वहाँ पर भेज सकते हो। फिर उस टाइम पीरियड में अश्विनी सर ने एक्चुअली कॉलेज खोला ही था। एंड वहाँ पर सब लोग मतलब 21 एज से ऊपर आ रहे थे और मैं उस टाइम 15 ईयर्स की थी। एंड 15 ईयर्स में जब मेरे मॉम एंड डैड मेरी कुछ ड्राइंग्स लेकर उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि आपके बच्चे ने किया है। एंड ये एक 10th क्लास का बच्चा है। बिकॉज मैं सिर्फ कॉपी करती थी और उसके नीचे स्टिल लाइफ लिख देती थी जो लिखा होता था बुक्स में, क्योंकि मुझे स्टिल लाइफ का भी मीनिंग नहीं पता होता था। बिकॉज मैं इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर रही हूँ बचपन से ही। तो सर ने बोला कि मैं नहीं ले सकता इतने छोटे बच्चे को, क्योंकि मैंने इतने छोटे बच्चे को पढ़ाया नहीं है। तो मेरे मॉम एंड डैड ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो कि जो भी आपका प्रोसीजर है टेस्ट का, वो आप कर लो, और टेस्ट के बाद अगर वो पास हो जाती है तो फिर आप देख लेना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर टेस्ट के लिए मैं और मेरा ब्रदर वो मेरे साथ गया था। एंड मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया। तो वो शॉक थे कि इस बच्चे को कैसे आता है।
घर पे आने के बाद मेरे मॉम एंड डैड ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि तुमने 10th पास कर लिया, 10th के बाद एक ईयर का या तो तुम कॉलेज कर लो जहाँ पर तुम्हें आर्ट करने को मिलेगा प्रॉपर फुल टाइम 24 आवर, और एक या फिर तुम 11th में जाओ। उस टाइम पीरियड में जिस सोसाइटी से मैं बैकग्राउंड से हूँ वहाँ पर एक्चुअली था कि ना ओ लड़की बड़ी हो गई है, 12th के बाद उसकी शादी कर देनी चाहिए और ये सब चीज़ें मेरे मॉम के माइंड में ये सब चीज़ें डाल दिया था। बट थैंक्स टू माय डैड कि उन्होंने उन चीज़ों को कभी भी नहीं आने दिया, मेरी सिस्टर और मुझे फुल फ्लेज दिया कि हम आगे पढ़ सकें। वहाँ से मेनली जर्नी स्टार्ट हुई। तो अश्विनी सर का मेन काफ़ी रोल रहा है मेरी लाइफ में एज ए टीचर, फर्स्ट आर्ट टीचर जिसे मैं बोल सकती हूँ। 1 ईयर मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे काम किया। फिर बाद में उन्हीं के ही टाइम पीरियड पे मुझे पता चला था कि कॉलेज ऑफ आर्ट नाम का कोई वो है। तो उसके बाद मैंने अपना 11th एंड 12th किया घर पे बैठ के ओपन से, एंड देन फिर उसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में अप्लाई किया। बट कॉलेज ऑफ आर्ट में मेरा हुआ नहीं फर्स्ट टाइम पीरियड में। तो सेम इज़ MIT उस टाइम पीरियड में, वहाँ पर भी मेरा बहुत अच्छा रहा 1 ईयर। तो मुझे सिर्फ कॉलेज ऑफ आर्ट में जाना था। यहाँ पर मेरे ब्रदर ने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया कि मेरा बस मेन फोकस था कि मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट में जाना है, चाहे मैं 80 की हो जाऊँ चाहे 90 की हो जाऊँ। तो मेरी मॉम का ये था कि इसने 1 साल यहाँ पे पढ़ लिया है और इतने पैसे हमने यहाँ पे खर्च कर दिए हैं, इतना सब कुछ हो गया और मैं इतना डिले नहीं करूँगी, और पहले ये 12th के बाद हम इसको आगे पढ़ा रहे हैं। वहाँ से फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर फिनिश होने के बाद जब कॉलेज ऑफ आर्ट में फिर से एग्ज़ाम आया, तो मैंने अपनी मॉम को बोला कि मुझे ना कॉलेज ऑफ आर्ट में एग्ज़ाम देना है। तो मेरी मॉम ने मना कर दिया एंड मेरे डैड मुझसे गुस्सा हो गए कि उन्होंने बोला कि सिर्फ कॉलेज ऑफ आर्ट में क्यों देना है, बाकी भी तो और इंस्टीट्यूट हैं, आप उनमें भी ट्राई करो। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ अगर जाना है तो कॉलेज ऑफ आर्ट, नहीं तो फिर मैं MIT में ही अपना कोर्स कंप्लीट करूँगी। मेरी मॉम ने और डैड ने दोनों ने मना कर दिया। मेरे ब्रदर ने मॉम को समझाया कि है ना प्लीज़ 500 रुपये ही खर्च होंगे। उस टाइम 500 रुपये का प्रोस्पेक्टस आता था, ये ज़िंदगी भर आपको कभी सुनाएगी नहीं कि ये जाना चाहती थी और आपने इसे जाने नहीं दिया। मैंने एक्चुअली अपनी मॉम के किसी भी बात को कभी टाला नहीं था, तो उनको यकीन नहीं था कि मैं एक्चुअली प्रोस्पेक्टस ले आऊँगी। मैं कॉलेज गई एंड मैं 500 का प्रोस्पेक्टस ले आई। मेरे डैड इसलिए नाराज़ थे कि मैं और जगह पे नहीं भर रही, तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। अब वहाँ पर मेरे भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया कि चलो ये ले तो आई ही है, आपको पता है कि नहीं होना इसका, तो कम से कम आप साइन कर दो। तो मेरे भाई ने मम्मी से साइन भी करा लिए। फाइनली मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई। दोनों में से कोई भी मुझे 1 मंथ मतलब बिल्कुल भी नहीं बोला मुझसे। 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम मैं खुद अकेले देकर आई। फर्स्ट टाइम था जब मेरी मॉम मेरे साथ नहीं गई थी। तो मैं एग्ज़ाम देकर आ गई और मेरी मॉम को और डैड को पूरा यकीन था कि ये फेल है, इसको कोई कुछ नहीं होने वाला। फाइनली जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था, मॉर्निंग से मैं वेट कर रही थी कि आज रिज़ल्ट आने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली एक फ़ोन आता है घर पे एंड मेरे रिलेटिव एक चाचू ने एक्चुअली ऑन द स्पॉट लगा ली एंड ही इज़ डाइड। तो घर का माहौल बहुत अपसेट हो गया। ऑलरेडी पहले से ही सबको ये यकीन था कि शाम को भी नहीं होने वाला, और मैं प्रेयर कर रही थी कि 3 और 4 बजे का टाइम पीरियड था तो जब रिज़ल्ट आने वाला था। मैं बस प्रे कर रही थी कि किसी तरीके से मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। पहले इनर तो यही था कि मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट में जाना है, दूसरा ये था कि मेरे घर का माहौल थोड़ा बेटर हो जाएगा अगर वो एक पॉइंट की वो खुशी आ जाती है। फाइनली मैं अकेले जाती हूँ एंड कॉलेज ऑफ आर्ट के बाहर था एक बूथ जिसको चाय की तफरी और वहाँ पे ही फ़ोन हुआ करता था। तो मैंने उस लैंडलाइन से एक्चुअली अपने डैड को फ़ोन किया। मेरे डैड ट्यूशन्स देते हैं, इकोनॉमिक्स टीचर हैं एंड वो अपनी क्लास पढ़ा रहे थे एंड मैंने कहा कि मेरा कॉलेज में हो गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तूने शायद गलत लिस्ट देख ली है, वो लिस्ट होगी जिसमें कि नाम था कि नहीं हुआ है, तो फिर से एक बार देख कर आ। मैं एक्चुअली इतनी ज़्यादा अपने मॉम एंड डैड पे बिलीव करती थी कि शायद सच में ही मैंने एक्चुअली गलत वो देख लिया है। मैं फिर से वापस जाती हूँ कॉलेज में भागते हुए, देखती हूँ कि 13 रैंक पे मेरा ही नाम है, मेरे फादर का नाम है और दिस इज़ द लिस्ट जो सिलेक्टेड है। मैंने फिर से कॉल किया कि नहीं फाइनली मेरा हो गया है। तो मेरे डैड इज़ हैप्पी। मैंने घर पे कॉल किया तो घर का माहौल थोड़ा चेंज हो गया। जो सुबह मॉर्निंग में हमें न्यूज़ मिली थी उस न्यूज़ ने काफ़ी इम्पैक्ट किया था, लेकिन मेरे उस रिज़ल्ट ने बहुत ज़्यादा एक घर के अंदर एक डिफरेंट माहौल बना दिया। तो थैंक्स टू गॉड कि अगर उस दिन वो भी शाम को वो अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो वो माहौल शायद बहुत ही ज़्यादा
पेनफुल था। फिर उसके बाद मेरे मॉम एंड डैड दो दिन का था जिसमें हमें फ़ीस सबमिट करनी होती है उसके रिज़ल्ट के 2 दिन के बाद ही। तो जिस दिन उनकी 13वीं पे जो भी रिचुअल पे जाने के बाद वो सीधा वहाँ से कॉलेज आने वाले थे और मुझे घर से बुलाया था कि तुम्हें सीधा घर से आना है। तो मैं घर से कॉलेज पहुँच गई एंड वो दोनों बाहर की साइड आ रहे हैं, कॉलेज के बाहर। डैड ने बिल्कुल नॉर्मल वाले मूड में नीचे जाके एंड कहते हैं कि है ना, मैंने तेरे को बोला था कि तेरा नहीं हुआ है एंड तूने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली, तेरा हुआ ही नहीं है। तो आई एम सो सैड कि मतलब 2 दिन की खुशी मेरी जो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई थी कि मेरे ड्रीम स्टार्ट हो गए थे कि हाँ मैं अब एक आर्टिस्ट बनने वाली हूँ और ये सब चीज़ें मेरे साथ स्टार्ट होने वाली हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत ही मैं एकदम से पेन में हो गई थी। मेरी मॉम ने हंस के कहा कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा हो गया है। तो वो एक्सपीरियंस था जहाँ पर मेरी आर्ट की जर्नी स्टार्ट हो गई। एंड फिर मेरे मॉम एंड डैड MIT जाते हैं कि वहाँ से लेने के लिए लेटर कि मैं परस्यू कर सकूँ वहाँ पे। वहाँ पर अनीता कुलकर्णी मैम मेरी प्रिंसिपल थी। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो आप मेरे बच्चे को यहाँ से मत लेकर जाओ क्योंकि शी इज़ ए ब्राइट चाइल्ड, लेकिन अगर आप ले भी जाओगे और इसे संदूक में कहीं पर बंद कर दोगे तब भी इसकी खुशबू फैलेगी। तो जो वो बात थी वो मेरे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं टच कर गई। तो उन्होंने सोचा कि हाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। तो यहाँ से इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फर्स्ट ईयर में कॉलेज में टॉप किया। तो मेरे डैड का एक्चुअली मुझे पुश करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। उन्होंने मुझे कहा एक बार तो गलती से कोई भी फर्स्ट आ सकता है। मैंने MIT में भी फर्स्ट आई थी, तो उन्होंने कहा एक बार तो कोई भी गलती से फर्स्ट आ सकता है, इसको कंटिन्यू करने में वो है। फिर देन मैंने 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर इस तरीके से कंटिन्यू किया। तो बाय उनके एक्सप्रेशंस थे कि मैं उनके चैलेंज को लेकर चल रही थी, तो उसकी वजह से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो पाई कॉलेज में एज ए बैचलर एंड मास्टर। तो मेरे डैड और मॉम का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। मेरी मॉम जितना मेरे साथ स्ट्रिक्ट रही हैं लाइफ में, उन्होंने मुझे उतना ही ज़्यादा प्यार किया है। तो मेरी आर्ट का जो मेन अगर जाता है तो वो मेरी मॉम को जाता है। जब मैं स्टार्टिंग से अगर देखती हूँ तो हाँ, मेरे पास एक फर्स्ट ईयर से जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया तब वैन गॉग, पिकासो, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, विवान सुंदरम, एलन तेलुर, इन सब के बारे में जब नाम सुने तो मुझे ये लगा कि हाँ दिस इज़ माई गोल कि मुझे भी उस आर्टिस्ट की पोजीशन तक पहुँचना है। लेकिन 2006 से अब 2023 तक मेरी लाइफ में इतने अप डाउन्स आए हैं कि उन सब ने मुझे सिखाया है कि एक जर्नी होती है। आप गोल लेके ज़रूर चलो, लेकिन जो जर्नी है वो अपना एक रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। मेरे लिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं सिर्फ गोल को देखूंगी और जो मेरी जर्नी है उसको एंजॉय नहीं करूंगी तो मेरे गोल अचीवमेंट में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे को एक हैप्पीनेस जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, या सैडनेस के जो मोमेंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो मेरे लिए गोल और जो जर्नी है वो दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। जब मैं अपने बैचलर टाइम पीरियड में थी तो फर्स्ट ईयर में एक्चुअली होता है कि आप फर्स्ट ईयर में सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। सेकंड ईयर से मैंने अपना पेंटिंग लिया था, तो पेंटिंग में सेकंड ईयर में एक्चुअली मैंने टेक्निकली चीज़ें सीखी। थर्ड ईयर में आने के बाद धीरे धीरे टीचर्स के थ्रू पता लगने लगा कि हाँ आपको अपनी एक अब ढूंढना है कि आप किस सब्जेक्ट पे काम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो वहाँ से आर्ट हिस्ट्री में मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे डाली, एडवर्ड हॉपर, इन सब के काम बहुत पसंद थे और जो जहाँ पर मुझे वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे थे दैट टाइम पीरियड। तो उस टाइम पीरियड में जब मैंने एक्चुअली सरलिज्म ना करते हुए और ना ही मैंने उनके रूल और रेगुलेशन लिए, लेकिन काम करने का जो तरीका था वो मैंने ड्रीम को वहाँ से एक ड्रीम पार्ट को लिया, जो कि सिगमंड फ्रॉइड का एक कि हम ड्रीम, सबकॉन्शियस माइंड और इन सब चीज़ों को लेके, तो वहाँ से मैंने ड्रीम को लेके अपनी
मोम को उसमें डाला कि वो एक हाउसवाइफ होने के बाद उनके खुद के भी ड्रीम्स होते हैं, वो अगर जब नींद में जाती हैं तो वो अपने सपनों को जी सकें। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। जैसे ही मास्टर फर्स्ट ईयर की फर्स्ट क्लास में मैं जाती हूँ एंड अभिमन्यु सर सेड जो अभी तक किया था वो सब भूल जाओ एंड अब मुझे बिल्कुल नया देखना है भारती को। दैट इज़ ऑल्सो एक डिफरेंट तरीका कि मेरे को वहाँ से एक डिफरेंट जर्नी पता चली। जब बैचलर में एक्चुअली सब लोग मुझे मेरे काम को देखकर मुझे डाली डाली के नाम से बोलने लगे थे। वो मेरे लिए एक प्लेजर टाइम पीरियड था, एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड था, बट मैं एक्चुअली डाली नहीं बनना चाहती थी। डाली ऑलरेडी डाली बन चुका था, डाली जा चुका था। मैं एक्चुअली भारती बनना चाहती थी। तो मैंने एक्चुअली अभिमन्यु सर के उस पर्सपेक्टिव को एक पॉजिटिव थॉट्स में लिया एंड मैंने अपनी पुरानी स्केच बुक्स को देखा। तो जो स्केच बुक में मैंने सबसे ज़्यादा एक्चुअली बनाया हुआ था वो बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स थी। मुझे हमेशा छत के ऊपर जाके जो व्यू होता था वो देखना बहुत पसंद था। मुझे बादलों में शेप देखना पसंद था। तो वो चीज़ें धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को एक उसमें लेकर आई। फिर वहाँ से मुझे मिस्टीरियस कि लाइफ में ऑलरेडी ड्रीम डिज़ायर्स ये तो सबकी लाइफ में होती हैं। मेरा रियलिस्टिक करने का जो ऑब्जेक्ट्स लेने का और बिल्डिंग्स लेने का जो मेन वो था, मेरा सिर्फ एक ही वो था कि जिससे कि लेमैन से लेकर एक हायर लेवल तक अगर कोई भी उस वर्क को देखता है और उससे कन्वर्सेशन करता है तो वो आराम से ईजिली उसके साथ कन्वर्सेशन कर पाए और अपने साथ उसके इमोशंस को बिल्डअप कर पाए। तो वो जो मिस्ट्री थी वो मुझे बहुत पसंद थी। उसी चीज़ को लेकर मैंने कंटिन्यू काम किया। अभी जो मैं काम कर रही हूँ, जो इंटीरियर है, इंटीरियर और आउटर एरिया बिल्डिंग्स का, उसके अंदर क्या मिस्ट्री हो सकती है, क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मैं एक्चुअली पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों चीज़ों को मिला करके फिर एक काम कर रही हूँ। पुराने ऑब्जेक्ट्स का क्या मेन रोल रहा है। मुझे हमेशा राजा महाराजाओं की कहानियाँ या फिर उसका पास्ट जानने में हमेशा एक इंटरेस्ट रहा है कि जो लिखा गया है क्या वो रियल है या फिर उसमें कुछ चीज़ें मिलावटी करी गई हैं। जब मैं मास्टर फर्स्ट ईयर में थी, मुझे मास्टर फर्स्ट ईयर से 2011 से मुझे आर्ट हेरिटेज ने ही प्रमोट किया। कॉलेज के बाद अगर मुझे किसी ने नरिश किया तो अल्लाह मौलाना मैम और निसार सर ने किया। उससे पहले उसी टाइम पीरियड में मुझे कला साक्षी की स्कॉलरशिप मिली थी। उससे पहले मैं किसी भी आर्टिस्ट से इंडिविजुअली मिली नहीं थी, बट कविता नैयर मैम ने एक बहुत अमेजिंग तरीके से 3 डेज़ का जो वर्कशॉप रखा था, उसमें मतलब रियल आर्टिस्ट को देखना। जब जैसे मैंने वहाँ पे बॉस कृष्णाचारी या फिर GRA रन्ना सर, पूजा रन्ना मैम, जब उन लोगों ने मेरे काम को देखकर और उसी टाइम पीरियड में रिप्लाई किया तो वो मेरे लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट था। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं कॉलेज ऑफ आर्ट के बाद अगर मैं इम्पोर्टेंस दूंगी तो मैं आर्ट हेरिटेज को थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे कॉलेज से निकाल के एज ए सीड की तरह सीड को उन्होंने डाला एंड उसको ग्रो करने दिया, नरिश किया। उन्होंने मुझे डांटा भी है, प्यार से बात भी की है। उन्होंने पहले मेरे ग्रुप शोज़ किए एंड 2015 में मुझे उन्होंने सोलो शो दिया। मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उस टाइम पीरियड में शायद वो मुझे बहुत नॉर्मल चीज़ लग रही थी, बट आज के टाइम पीरियड में देखती हूँ कि उन्होंने मुझ पे क्यों उस टाइम पीरियड में इतना बड़ा ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। शो से कुछ दिन पहले ही मैम घर पे आके उन्होंने सारे आर्ट वर्क्स देखे, सब कुछ किया एंड हम लोगों ने उसके बारे में बातचीत की और वो सब चीज़ें। एक मीटिंग उन्होंने बोला कि तुम्हें आना है। मैं जाती हूँ एंड निसार सर एंड अल्लाह मौलाना मैम बैठे हुए हैं एंड उन्होंने मुझे सीधा डांटना शुरू कर दिया। मैं वहीं पे रोने लग गई, स्टार्ट कर दिया मैंने रोना। निसार सर ने कोई एग्जाम्पल दिया था कि सेम अलकाजी सर ने किसी को शो ऑफ़र किया था और शो से पहले उसे डांटा था। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा शगुन है तेरे लिए। तो मैंने कहा कि जिसमें ऑलरेडी इतनी डांट खा चुके हो आप, और वो किस तरीके का वो शगुन। उन्होंने एक्चुअली गैलरिस्ट की तरह मुझे कभी भी ट्रीट नहीं किया, एज ए डॉटर ट्रीट किया और डाटा भी मेरे लिए वो सेकंड कॉलेज ऑफ आर्ट बन गया था। मतलब मैं बैचलर मास्टर्स करने के बाद भी मैं ऑलरेडी एक और कॉलेज में पढ़ रही थी जहाँ पर मुझे नरिशमेंट मिल रहा था। तो उस चीज़ के लिए उनका मैं हमेशा थैंक्स कहना चाहूँगी। उसके बाद मुझे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं वो सब मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रही हैं, चाहे वो गढ़ी स्टूडियो का स्कॉलरशिप हो, चाहे वो कोई भी चीज़। मतलब छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि उसने मेरी लाइफ को एक न्यू टर्निंग पॉइंट दिया है। तो आप अपनी लाइफ में आपको जो भी चीज़ें मिलती है ना, उसे एक्सेप्ट करो, उसे पॉजिटिव वे में लो और उस चीज़ का एंजॉय करो। आप ये मत सोचो कि यार ये तो बहुत छोटा सा है, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था।
आप तो ये सोच रहे हो कि आपको ये चाहिए, लेकिन उन्होंने आपके लिए शायद बहुत कुछ उससे भी ऊपर लिखा हुआ है। तो पेशेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अप एंड डाउन्स किसी भी फील्ड में आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट फील्ड में ही आते हैं, लेकिन अपने आप को प्लस पॉइंट्स रखो और उन चीज़ों में अच्छा ही देखने की कोशिश करो। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरी लाइफ का पहला पेंटिंग श्याम बेनेगल सर ने ख़रीदा था। मुझे तब भी नहीं पता था कि श्याम बेनेगल सर हैं कौन। मुझे अशोक सर ने बुलाया और उन्होंने बोला कि तुम्हारा एक काम सेल हो गया है। मैं बहुत हंसते हुए और मैं बाहर चली गई। मैंने कहा जब पैसे आएंगे ना तब देखेंगे, उससे पहले मैंने कहा मैं नहीं मानती। एंड उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पता भी है कि किसने ख़रीदा है? मैंने कहा किसने? तो उन्होंने बोला कि श्याम बेनेगल ने। मैंने कहा होगा कोई नॉर्मल बंदा जिसको लग गया होगा पसंद, में चली गई अपने। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि कौन है श्याम बेनेगल। तो मेरी लाइफ का वो एक टर्निंग पॉइंट था कि फर्स्ट ईयर में भी कि आप काम करते करते भी वो कर सकते हो। बट उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो तो मेरा सेल हुआ, जो मेरी फर्स्ट पेंटिंग जो मेरे को हमेशा एक रिमेंबर देती है कि हाँ श्याम बेनेगल सर ने खरीदी। लेकिन उसके अलावा मुझे जब मैं थर्ड ईयर में थी तब मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आया कि हम आपकी पेंटिंग को अपने बुक्स में छापना चाहते हैं, आपकी पेंटिंग्स आपके पास रहेंगी, हम आपको पैसे भी देंगे। मैंने एक्चुअली वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैं ये चाहती थी कि मेरे दिमाग में मनी का इतना शोर ना बढ़ जाए कि जो मैं एक्चुअली यहाँ पर सीखने आई हूँ और जिसके लिए मैंने यहाँ तक इतनी दूरी तय की है, जो अपने पेरेंट्स से लड़के और वो सब चीज़ें, तो वो चीज़ कहीं गायब ना हो जाए। एंड जितने भी मुझे कॉलेज में रहते हुए काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स आए, बट मैंने उन्हें ठुकरा दिया। रीज़न इज़ कि मुझे सिर्फ फोकस मेरे काम पे करना है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। आपको अपनी लाइफ में एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। उस चीज़ के अलावा फिर वो किसी भी चीज़ की मतलब आपको परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। मुझे कुछ भी परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुझे आर्ट दिखाई देता था, मुझे कुछ नहीं नज़र आता था। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ, आज का हमारे पास मीडिया और इतनी चीज़ें कि सिर्फ पेंटिंग नहीं रहा, स्कल्पचर नहीं रहा, इंस्टॉलेशन नहीं रहा, मतलब हर तरीके से हम क्लब कर रहे हैं, मिक्स मीडिया बना रहे हैं। तो आपको सिर्फ जो अपना थॉट है उस चीज़ पे फोकस रखना है और उस चीज़ को लेके आगे चलना है और जर्नी को हमेशा एंजॉय करो। जो नेगेटिव पार्ट भी आता है ना, वो भी आपको सिखाने के लिए आता है, तो उसको भी पॉजिटिव वे में लेना सीखो। तो हर चीज़ को जितना पॉजिटिव में लोगे और जितना सीखने की कोशिश करोगे, उतना लाइफ आपको वापस गिवन में देगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मेरे डैड हमेशा मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम IAS ऑफिसर बनो। मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम झाड़ू लगा रहे हो घर में, तो तुम्हारे जैसा पूरी दुनिया में झाड़ू लगाने वाला नहीं होना चाहिए। उनका सिर्फ एक ये स्टेटमेंट मुझे हमेशा इंक्रीज़ करता है कि मैं अपने आर्ट वर्क में सबसे बेस्ट दे पाऊँ, कि अगर भारती जो कर रही है वो भारती जैसा कोई भी दुनिया में ना कर पाए। मैं इंडिविजुअली भारती हूँ एंड एज ए आर्टिस्ट भारती की तरह से ही फैलना चाहती हूँ। मेरे हर एक वर्क के पीछे, मेरे इमोशंस के पीछे, मेरे एक्शंस के पीछे, सब चीज़ों के पीछे मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल रहा है। सबकी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रगल्स पॉइंट्स आते हैं। मेरी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल पॉइंट आया 2012 जब मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट पास आउट किया। मेरी लाइफ के वो 6 ईयर इट्स अ रियली अमेजिंग गोल्डन टाइम पीरियड, बिकॉज मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, सिर्फ अपने आर्ट को ध्यान देना था। 2013 से एक्चुअली मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। उस टाइम मुझे धीरे धीरे पैनिक अटैक्स भी आते थे, बट कोई भी घर पे उस चीज़ को समझ नहीं पाया था, बिकॉज कि मेरी फैमिली में एक्चुअली कभी किसी को नहीं हुआ था। एंड डिप्रेशन का मतलब मेंटल लेवल से मतलब लोगों को लगता है कि पागल है ये इंसान। मेरी लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो अभी तक मैं आर्ट फील्ड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मिस किया। लोग एक्चुअली नहीं जान पाए कि मुझे डिप्रेशन था।
जब वो 5 इयर्स का वो था तो उसमें डिटेक्ट करने के लिए कि एक्चुअली मुझे फिज़िकली प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए जो मैंने डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, जो पूरा ब्रेन के अंदर स्कोप से जाना, वो सब चीज़ें जो एक्चुअली में फिज़िकली पेन सहा, वो एक बिल्कुल डिफरेंट था मेरे लिए। और उसने मुझे कहीं ना कहीं डरा भी दिया था कि हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स इट्स वेरी बैड। मैं आज भी जाने से डरती हूँ हॉस्पिटल्स में। मुझे अगर कुछ भी हो जाता है तो मैं ज़्यादा प्रेफर ये करती हूँ कि मेरी मॉम रिसॉल्व कर दे उन चीज़ों को। 2017 में डिटेक्ट किया कि हाँ मुझे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं और उन चीज़ों का सलूशन लेने के लिए। तो अब मेरे घर में किसी को भी वो नहीं था, तो सिंपल सा था कि एक्चुअली किसी हॉस्पिटल में ले गए, मेंटल हॉस्पिटल में। एंड आई एम सो सरप्राइज कि वहाँ पे जब मैंने लोगों को देखा, मैं आधी तो वहीं पर ही मेंटल हो गई थी। मैंने कहा शिट, मेरे घर वाले मुझे पागल समझ रहे हैं, मैं तो पागल नहीं हूँ। बट जो एंजाइटी और जो मेरे आसपास चीज़ें हो रही थी वो एक्चुअली किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी हर छोटी छोटी बातों पे, और वो सब चीज़ें, किसी भी चीज़ को डील नहीं कर पा रही थी, फेस नहीं कर पा रही थी उन चीज़ों को। एक टाइम पीरियड आया जब मैं एक्चुअली में सर्वाइव नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मैं अपनी पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से बहुत फेड अप हो गई थी। मैं हॉस्पिटल में थी एंड मुझे इंजेक्शन्स लग रहे थे। मेरे डैड मेरे साथ खड़े थे। मैंने अपने डैड को बोला, आप रोज़ रोज़ मुझे हॉस्पिटल लेकर आते हो, रोज़ रोज़ परेशान होते हो, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है उसके लिए भी। एक अगर मेरे अंकल ने उस टाइम पीरियड में वो लगाई थी तो उनके अंदर एक करेज था कि हाँ ही डिसाइडेड, बट मेरे अंदर वो करेज भी नहीं है कि मैं अपने आप को कुछ कर भी पाऊँ। मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ डॉक्टर से मिल के डिसाइड कर लो एंड मुझे एक दो, एंड मैं इस लाइफ को अभी यहीं पर ही करना चाहती हूँ, मैं नहीं जीना चाहती। मेरे डैड ने सोचा कि एक्चुअली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, पर फिर भी ऐसा ये क्यों कर रही है। वहाँ पर मेरी मॉम ने एक्चुअली मुझे सेकंड बर्थ दिया। कोई भी नहीं समझ रहा था उस चीज़ को जो मेरी मॉम ने समझा। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस थी कि मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। मैं उस टाइम पीरियड में कॉलेज ऑफ आर्ट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रही थी। मेरी मॉम मुझे धक्का देकर भेजती थी कि जा कॉलेज में। मेरे डैड को लगता था कि कोई कॉलेज में ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई किसी टीचर के साथ या फिर किसी स्टूडेंट के साथ, जिसकी वजह से ये जा नहीं रही है। बट एक्चुअली मैं उनको समझा के थक गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे एक फियर हो गया है कि अगर मैं अपनी मॉम से दूर जाऊँगी तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। मैं 9 o'clock निकल जाती थी, 10:30 तक मैं कॉलेज से फ़ोन कर देती थी कि मम्मी मेरे से नहीं रहा जा रहा। मेरी मॉम घर से मुझे कॉलेज में लेने के लिए आती थी। उन्होंने मुझे, मैं पूरा दिन रोती रहती थी, उन्होंने मुझे कभी उस टाइम पीरियड में शाउट नहीं किया। उन्होंने मुझे प्यार से समझने की कोशिश की। मुझे लिटरली छोटे बच्चे की तरह खुद खाना खिलाती थी अपने हाथों से। मैं ग्रोन अप बेबी थी, बट उसके बावजूद भी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। एंड मैं मेडिसिन के लिए भी रेडी नहीं थी कि मुझे लगता था कि मेडिसिन तो वो लोग लेते हैं ना जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट मेरी मॉम ने जिस तरीके से मेरा साथ दिया, तो थैंक्स टू हर, बिकॉज उन्होंने सीरियसली मुझे 2 times बर्थ दिया है। वो लिटरली मुझे गार्डन में लेकर जाना, दही खिलाना, बादाम खिलाना, हर वो चीज़ें। एंड अगर मैं रो रही हूँ तो मुझे अच्छे से रोने भी देना। इवन कि मेरे फादर आके मुझे बोलते थे कि क्यों रो रही है, मत रो, कोई रीज़न नहीं है तेरे पास। बट मेरी मॉम ने मुझे रोने भी दिया। लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आते हैं डिफरेंट तरीके से, बट आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं उन चीज़ों को उस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मैं बहुत ग्लैड हूँ। बिकॉज जब मुझे मेरी अभी जो साइकेट्रिस्ट है मेरी, जब मैं उनसे मिलने के लिए गई, मैंने मॉम को बोल दिया था कि मैं कहीं भी हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी। मेरी मॉम ने पूरा रिसर्च किया मेरे लिए एंड हम उनके क्लिनिक ना जाकर के घर गए। शी इज़ एम्स की डॉक्टर, 80+ हैं वो, एंड शी इज़ अ वेरी अमेजिंग। उनका फर्स्ट मेरे साथ जो कन्वर्सेशन था, उन्होंने मुझे बोला तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट करती हूँ, मैं बस वही करना चाहती हूँ और कुछ नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं, बस सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ। बट
उन्होंने कहा कि वैन गोग के बारे में पता है? मैंने कहा हाँ सब पता है। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये तुम्हें ना बाय गॉड गिफ्टेड मिला है रिटर्न में, जो तुम्हें गॉड को देना है। अगर उन्होंने तुम्हें इमोशंस और ये इंट्यूशंस पावर और ये क्रिएट करने की अगर शक्ति दी है तो वापस भी उन्हें कुछ चाहिए। तो थैंक्स करो गॉड को कि उन्होंने तुम्हें ये चीज़ दी है, बिकॉज जो लाइफ में कुछ करने के लिए आए होते हैं ना, उनकी लाइफ में कोई ना कोई ब्लंडर ज़रूर होता है। तो इस चीज़ को अचीवमेंट समझो, नेगेटिव मत लो। मैंने उस चीज़ को उस टाइम तो मैं नहीं ले पाई थी, क्योंकि जिस तरीके से मेरी मॉम ने मुझे 5 इयर्स लगे उन्हें मुझे नॉर्मल धीरे धीरे उस चीज़ करने में। बट हाँ, मैं आज बहुत नॉर्मल स्टेज में हूँ, मैं बहुत हैप्पीली हूँ एंड अपने वर्क के ऊपर फुल फोकस हूँ। अभी भी अगर मुझे कभी पैनिक अटैक्स आ जाते हैं तो मेरी मॉम हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए होती हैं। मैंने अपनी डॉक्टर को जाकर बोला कि मैम बस अब मेरे से हो गया, अब 2017 से 2023 आ गया और मुझे ना मेडिसिन ख़त्म करनी है। एंड मेरी डॉक्टर बोल रही थी कि अभी बेटा रुक जाओ, अभी दवाई नहीं छूटेंगी। मैंने मार्च में डिसाइड किया कि शायद ना डॉक्टर पैसे बनाने के चक्कर में, आई एम सॉरी, कि मुझे लगा डॉक्टर पैसे बनाने के चक्कर में मेरी दवाई कम नहीं कर रही है, जब भी जाती हूँ बढ़ा देती है। मैंने एक्चुअली दूसरा डॉक्टर कंसल्ट किया। मैं मैक्स हॉस्पिटल में गई एंड 15 डेज़ की उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मैं बैक टू ज़ीरो पे चली गई, जहाँ से मैं एक 100 वाले प्लेटफॉर्म पर आ गई थी एंड मैं बिल्कुल ज़ीरो पे वापस चली गई। एंड दिस मार्च मैं वापस अपनी पुरानी डॉक्टर के पास गई। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने 15 डेज़ का एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट किया था अपने ऊपर। बट मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई सॉल्यूशन बनकर भी आता है ना, तो उस पेशेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे लगता है कि मेरे को लाइफ टाइम तक खानी है या कब तक खानी है मुझे नहीं पता, मुझे कोई एंड पीरियड नहीं पता, लेकिन अगर एक मेडिसिन लेने से मैं नॉर्मल हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से अपनी क्रिएशन कर सकती हूँ, सब चीज़ें, बिकॉज सी वो मुझे अंडरस्टैंड करती हैं। दूसरी चीज़ कि वो कभी भी मुझे वो डोज नहीं देती जिससे मेरी क्रिएटिविटी ख़त्म हो। उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे समझाया कि मैं तुम्हें वो डोज दूंगी ही नहीं जिससे कि तुम्हारी क्रिएटिविटी, क्योंकि अगर मैंने वो डोज दे दी तो तुम बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे। तो हर एक इंसान ने, इसीलिए मैंने आपको बोला कि हर एक इंसान ने मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। तो मेरी मॉम एंड डैड तो हैं ही हैं, साथ में आर्ट हेरिटेज हो गया, प्लस मेरे डॉक्टर्स, इवन मेरे डॉग्स, उन्होंने जो मेरा डिप्रेशन क्लियर किया और सब चीज़ें। थैंक यू सो मच। और हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लो एंड आज मेरे लिए ये एक स्ट्रेंथ बन गई है मेरी लाइफ की कि दिस इज़ नॉट अ बिग डील। जैसे कि बुखार होता है उसी तरीके से मेंटल लेवल में किसी को भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं उतना कुछ वो नहीं है। तो अगर किसी भी चीज़ को आप एक्सेस में बढ़ा दोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, अगर उसको आप रिड्यूस करके अपनी एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ में निकाल दोगे तो वो आपके लिए लाइफ बन जाएगी। जब मैंने आर्ट फील्ड स्टार्ट किया था तब मेरे लिए आर्ट एक पूरी लाइफ थी, ब्रेथ, मतलब कि हाँ मेरे जीने का वे, कि मैं सिर्फ आर्ट के लिए बनी हूँ और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे लाइफ में चैलेंज आते गए, वो मेरे लिए मेडिटेशन बनता गया, मेरे लिए स्पिरिचुअल बनता गया, मेरे लिए हीलिंग बनता गया, मेरे लिए मेरा रिफ्लेक्शन बनता गया, मेरी आइडेंटिटी बनता गया। एंड अभी मुझे बहुत लंबी जर्नी जीनी है जिसमें कि आर्ट का अगर मैं अभी डिफ़ाइन कर दूंगी तो शायद मैं उसके लिए अनफेयर करूँगी। तो मुझे लगता है कि आर्ट मेरे लिए बस अभी इतना है कि वो मेरे लिए हर चीज़ है, मतलब हर चीज़। वो मेरे लिए फ्रेंड है, वो मेरे लिए जीने का सहारा है। आर्ट हर चीज़ में है मेरे लिए। अगर मैं ज़िंदा हूँ और मैं इस लाइफ को जीना चाहती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह सिर्फ आर्ट है।
अभी राइट नाउ मेरा वेदा गैलरी चेन्नई में शो चल रहा है, ग्रुप शो है। एंड अक्टूबर में मेरा अभी अपकमिंग एक ग्रुप शो आने वाला है जो कि हैदराबाद में है। अभी मैं अपने कुछ वर्क्स पे वर्क कर रही हूँ जो कि इन 3 इयर्स में जो मेरी जर्नी में जो इम्पोर्टेंट रोल निभाया है, जो मेरे आर्ट में काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आया है। तो कमिंग टू दिस, एक मिस्टिकल वर्क देखने को मिलेगा जो जितना अभी तक आप भारती को जानते थे बिल्डिंग्स और उन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, अब वो स्पिरिचुअल मेडिटेशन और किस तरीके से एक एंजल हीलिंग और वो सब चीज़ें उसको वो आर्ट में स्पिरिचुअल लाइन को लेकर आती है। तो वो आप लोगों के लिए एक मिस्टीरियस आने वाले टाइम पीरियड के लिए देखने के लिए, जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट रहे। ये चाइब्रेरी जो प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है, इट्स रियली ऑसम, बिकॉज यहाँ पर जिस तरीके से आप आर्ट को नरिश कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ स्टेज जहाँ पर एक्चुअली आर्ट को हर एक छोटे छोटे चीज़ों में देखा गया है, जहाँ पर चाहे वो राइटर के रूप में हो, चाहे पोइट के रूप में हो, आप जिस तरीके से उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो और ऑडियंस को बहुत कुछ लर्न करने को मिल रहा है। मोटिवेट हम सिर्फ एक छोटे से चीज़ से भी हो सकते हैं, लेकिन चाइब्रेरी जिस तरीके से कि हर एक पर्सन की लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज डिफरेंट तरीके से आती हैं, वो सबको देखकर एंड वो किस तरीके से अचीवमेंट्स को आपकी तरफ पहुंचा रहा है। तो प्लीज़ चाइब्रेरी मतलब इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल प्लेटफॉर्म। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरा पूरा इंटरव्यू देखने के लिए, मेरी पूरी जर्नी जानने के लिए। आप सबको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि चाइब्रेरी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज मिलने वाली हैं, जिससे आपकी लाइफ में बहुत जितने भी डिफ़िकल्ट टाइम से आप निकल रहे हो वहाँ पर वो आपको सब कुछ ईजी लगेगा। क्योंकि जब हम दूसरों का सुनते हैं या दूसरों का देखते हैं तभी हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल पाता है। तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।